हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपका अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। तो कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं सब मस्त है और अपने एग्जाम की तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे हैं। जी हां, आप लोगों का हिंदी का परीक्षा है और आज आप लोग लेकर आए बिल्कुल हिंदी का ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर जो आप लोगों को प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। इससे आप लोगों को पता चलेगा आखिर झारखंड बोर्ड में किस किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैक बोर्ड में किस प्रकार से क्वेश्चन रहते हैं। सारा चीज अभी आप लोगों को पता चलने वाला है। चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या क्या प्रश्न है। देखिए, जैक बोर्ड का प्रश्न पूछने का पैटर्न हर साल एक जैसा ही रहता है ना। तो इससे आप लोगों को एक आइडिया हो जाएगा कि जैक बोर्ड हिंदी में किस प्रकार से प्रश्न पूछने वाला है और क्या रहेगा, कितने आप लोगों का गद्यांश से कितना रहेगा, पद्यांश से कितना रहेगा, यानी कभी आप लोगों का चैप्टर से कितने ऑब्जेक्टिव रहेंगे, उसके साथ साथ आप लोगों का इसमें कोई पैसेज रहेगा कि नहीं रहेगा, उस प्रकार से। तो सबसे पहले आप जब पेपर खोलोगे हिंदी का तो इस प्रकार से आप लोगों को एक ये देखने को मिलेगा। यहां से देखिए ऐसा लिखा है 1 से 30 तक आप लोगों का बहुविकल्पीय है और आगे रहेगा सब्जेक्टिव। बहुविकल्प यानी ऑब्जेक्टिव में सबसे पहले 4 प्रश्न आप लोगों का इस प्रकार से होगा। एक गद्यांश दिया रहेगा, है ना। गद्यांश यहां देखिए लिखा है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 1 से 4 तक के लिए सही विकल्प दीजिए। आज के इस पेपर से आप लोगों का एग्जाम में क्वेश्चन रह सकता है और बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण ये पेपर है, इसलिए इसको जरूर देखें, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं कीजिएगा। और 30 में से देखो बहुत आसान है हिंदी में, है ना। अगर आप चैप्टर से पहले नहीं भी पढ़े हो ना तो भी आप कर सकते हो, वीडियोस अपलोड हो रहे हैं उसको देख लो। और आप लोग लाइव क्लास चल रहा है पीडब्ल्यू जैक बोर्ड पर, भैया हजारों बच्चे देख रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पढ़ो जल्दी से, है ना। सब अलग अलग मतलब धुआंधार शिक्षक उसमें आप लोग लाइव ले रहे हैं, डिस्क्रिप्शन लिंक है, जल्दी जुड़ाओ। देखिए ये देखिए क्या है इसमें, तो इसको पहले आपको अच्छे से पढ़ लेना है। क्या है? स्वावलंबन का अर्थ है अपना अवलंबन, अपना अवलंब अर्थात आश्रय या सहारा, अपना आप बनना। किसी दूसरे पर बोझ न बनकर या निर्भय अर्थात आश्रित न रहकर अपने आप पर निर्भर या आश्रित रहना। संसार में परावलंबी यानी दूसरों पर आश्रित हो या निर्भर रहना एक प्रकार का पाप और हीन कर्म है, यानी दूसरों पर निर्भर रहने के लिए मना किया जा रहा है। यह आदमी के बाहरी और भीतरी व्यक्तित्व को एकदम हीन और बौना कर देने वाला कर रख देने वाला हुआ करता है। पराश्रित या प्रावलंबी को हमेशा आधार देने वालों के अधीन बनकर रहना पड़ता है। उनके इशारों पर नाचने की बाध्यता और व्यवस्था रहा करती है। उनकी अपनी इच्छा होने पर भी उसका कोई मूल्य और महत्व नहीं रहा करता। आत्मनिर्भर व्यक्ति ही सही अर्थों में जान पाता है कि दुख पीड़ा क्या होती है और मान सम्मान क्या किसे कहते हैं, है ना। व्यक्ति विहीन जीवन वास्तव में निरीह पशु और कीड़े मकोड़े से अधिक महत्व नहीं रखा करता। चलिए ये हो गया आप लोग का गद्यांश। अब आप लोग क्वेश्चन देखिए, कितना आसान आसान क्वेश्चन देखिए और किस प्रकार से उत्तर लिखना है। तो क्या है? स्वावलंबन का क्या अर्थ है? क्या होगा? दूसरों पर आश्रित रहना? नहीं, अपना सहारा स्वयं बनना। ऑप्शन बी सही हो जाएगा ना। तो क्या करोगे इस प्रकार से, ऑप्शन बी लिखो। उसमें मैं टिक किया, टिक नहीं करना है, बस आप ऐसे लिखोगे ऑप्शन बी सही है तो ऑप्शन बी इस प्रकार से। क्या है? अपना सहारा स्वयं बनना, तो लिखोगे अपना, है ना, सहारा स्वयं बनना, स्वयं बनना, है ना। लोग ब्लैक पेन को सॉरी ब्लू पेन यूज कर सकते हो, चलो, है ना। अब प्रावलंबी कैसे होते हैं? प्रावलंबी दूसरों पर आश्रित रहने वाले होते हैं, दूसरों पर आश्रित न रहने वाले, खुशी रहने वाले या सुखी रहने वाले या फिर अपना सहारा स्वयं बनने वाले। तो प्रावलंबी लोग कौन होते हैं? प्रावलंबी लोग दूसरों पर आश्रित रहने वाले होते हैं, यानी इसका सही उत्तर क्या हो जाए? ए। यहाँ पे लिखोगे ए, क्या लिखोगे? दूसरों पर आश्रित रहने वाले, दूसरों पर आश्रित, है ना, रहने वाले, ये हो जाएगा। क्लियर है? तो इस प्रकार से लिखो। चलिए फटाफट से सारे क्वेश्चंस को देख लेते हैं। इसका आपका क्या क्या ग्रामर में रहेगा वो भी बताने वाला हूं, है ना। तो ध्यान से इसको देखिए। देखिए, दुख पीड़ा और मान सम्मान का महत्व कौन समझ सकते हैं? तो प्रावलंबी व्यक्ति, की अभिमानी व्यक्ति, अर्धधर्मी व्यक्ति, आत्मनिर्भर। तो जो आत्मनिर्भर व्यक्ति है वही एक्चुअली में दुख पीड़ा का महत्व समझ सकते हैं, पैसेज में वही लिखा गया है। व्यक्ति विहीन जीवन किसके समान होता है? ईश्वर के समान, पशु और कीड़े मकोड़े के समान, वीरों के समान, किसी से समान? तो ये हो जाएगा पशु और कीड़े मकोड़े के समान। यहां साफ साफ लिखा गया है कि व्यक्ति विहीन जीवन पशु और कीड़े मकोड़े के समान होता है। अगला देखिए क्या है? तुम भारत हम भारतीय हैं, तुम माता हम बेटे, किसकी हिम्मत है कि तुम्हें, है ना, दृष्टि से देखे। आगे तो क्या बोल रहा है कि ओ माता तुम 1 अरब से अधिक भुजाओं वाली, सबकी रक्षा में तुम सक्षम हो, अदम्य बलशाली, भाषा वेश प्रदेश भिन्न है फिर भी भाई भाई, भारत की साझी संस्कृति में पलते भारतवासी, साझी संस्कृति, सुदिनों में हम एक साथ हंसते गाते सोते। सुदिनों में क्या? एक साथ हंसते गाते सोते, है ना। आगे क्या बोल रहा है कि दुर्दिनों में भी साथ जगते पौरुष होते।
देखो क्या है, काव्यांश में माँ की उपाधि किसे दी गई है? तो क्या कहता है, भारत को, है ना, तुम भारत में हम बेटे, ऐसा है ना। तो ऑप्शन नंबर, तुम माँ हम बेटे, यानी भारत माँ को ये संबोधित किया गया, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं देखो, तो एक पहले गद्यांश रहेगा, उसके बाद इस प्रकार से कविता रहेगी। इसी प्रकार से पेपर आप लोगों को एग्जाम में जब जाओगे तो देखने को मिलेंगे, है ना। उसके बाद क्या लिखोगे, कवि ने माँ की कितनी भुजाओं वाली गया, तो क्या 1 अरब से अधिक भुजाओं वाली, कहा है ना, 1 अरब से अधिक भुजाओं वाली। भारत की संस्कृति कैसी है, अभी मैंने कहा क्या लिखा ऊपर में, साझी संस्कृति। तो एक बार अच्छे से पढ़ लेना बेटा, ये सारी चीज सही हो जाएंगे, है ना। ये तो जो कभी भी हिंदी नहीं पढ़ा वो भी लगा सकते हैं ये सब चीजें। देखो क्या है, सुदिनों में हम क्या करते हैं, साथ हंसते गाते सोते हैं, है ना। सुदिन मतलब अच्छे दिन, तो क्या हो जाएगा इसका, इनमें से सभी हो जाएगा। आगे देखो, कौन सा वाक्य, अब यहां से आपका 9 नंबर से ग्रामर पोर्शन स्टार्ट होगा। चलिए फटाफट से ग्रामर देखते हैं, है ना। ग्रामर पोर्शन बहुत आसान है। देखो क्या बोल रहा है, कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया कैसे पहचानोगे, आप खुद से सवाल करोगे। क्या क्वेश्चन में क्या बोला, देखो, बच्चा सो रहा है, क्या सो रहा है, जवाब मिल रहा है क्या, नहीं। रीता पत्र लिखती है, क्या पत्र लिखती है, क्या लिखती है, पत्र, तो पत्र जवाब मिल गया ना, तो इसलिए सकर्मक क्रिया हो जाएगा, बाकी किसी में जवाब नहीं मिल रहा है ना। डैश आज वर्षा होती है, सही अव्यय, तो अव्यय बहुत आसान है, बस एक सुइटेबल शब्द अव्यय में भर दो। क्या भर दो बेटा, सुइटेबल शब्द, जैसे क्या भर, वह आज वर्षा होती, ऐसा होता है या नहीं। आज वर्षा होती, काश आज वर्षा होती, बोलता ना लोग, काश आज वर्षा होती, तो क्या भराएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्या भरोगे, ऑप्शन नंबर सी, काश आज वर्षा होती। क्या लिखोगे, काश आज वर्षा होती, है ना। आगे देखो क्या है, खूब मन लगाकर पढ़ो, डैश परीक्षा में प्रथम आओ। खूब मन लगाकर पढ़ो ताकि परीक्षा में प्रथम आओ। और बिल्कुल आप सभी से, मेरे प्यारे प्यारे भाई बहनों से मैं कहना चाहता हूं, विकास सर आपके कह रहे हैं, खूब मन लगाकर पढ़ो, है ना। ये पहला हिंदी एग्जाम है, हिंदी एग्जाम ज्यादा हार्ड नहीं होता है, बाकी के एग्जाम्स भी अच्छे से तैयारी करो। पहला एग्जाम्स के लिए जितना वीडियोस हो रही है, इसके अलावा आप लोग ग्रांड पोर्शन पूरा पार्ट ही अपलोड हो चुका है पीडब्ल्यू जैकपुर पर, है ना, हम लोग अपलोड कर रहे हैं, उसको देखो। उसको इसके साथ साथ इस चैनल पर जो भी रिकॉर्डेड दी जा रही है उसको भी देखो, मेहनत करो यार, बहुत अच्छा नंबर आएगा। और हिंदी ऐसे भी आसान होता है ना। फिर साइंस के लिए आप लोग धुआंधार क्लास चलेगा हर एक विषय के लिए। देखो आगे क्या है, जो गुणी होता है उसे डैश, ये तो हो गया ना, क्या हो गया, ताकि जो गुणी होता है उसे सभी चाहते हैं। देखो जो गुणी होता है, यहाँ कॉमा है ना, तो यहाँ ये जो गुणी होता है उसे सभी चाहते हैं। एक आश्रित है, उसे सभी चाहते हैं, आश्रित है तो ये हो जाए मिश्र वाक्य, है ना। हाँ अगर कहीं पर और रहे, या रहे, तथा रहे, तो वहां पर संयुक्त वाक्य हो जाएगा। और सिंपल सा अगर है कि मैं पढ़ता हूं तो सरल वाक्य, तुम जाते हो सरल वाक्य, है ना। संयुक्त मतलब 2 वाक्यों को जोड़ा जाएगा। नवरत्न, देखो यहां पर क्या हो रहा है, नवरत्न यानी 9 रत्नों का समूह। तो जब भी किसी संख्या का बोध होता है, किस 9 रत्न, चौराहा, त्रिकोण, है ना, तो इसमें जो होता है ना भैया, वो आपका द्विगु समास होता है। क्या होता है, द्विगु समास, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे, राम से पढ़ा नहीं जाता, वाच्य का प्रकार बताइए, बहुत आसान है वाच्य। देखो क्या, राम से पढ़ा नहीं जाता, मुझसे पढ़ा नहीं जाता, मुझसे अब खेला नहीं जाता, उससे पढ़ा नहीं जाता, दादी से अब चला नहीं जाता, है ना, चलो अब चला जाए, एक भाव आता है ना अंदर अंदर से, तो ये क्या हो जाएगा, भाववाच्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, भाववाच्य, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भाववाच्य। क्लियर है, चलो वेरी 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 गुड, क्लियर है बेटा, ये हो गया क्या, भाववाच्य। अब देखो अगर ऐसा रहे सिंपल सा कि राम किताब पढ़ता है तो कर्तृवाच्य, है ना, पिताजी के द्वारा अखबार पढ़ा जाता है तो कर्मवाच्य, उसके द्वारा खेला जाता है तो कर्मवाच्य, इस प्रकार से याद रखना, है ना, मतलब द्वारा लग जाएगा तो कर्मवाच्य हो जाएगा। फिर एक आप लोग गद्यांश आएगा, लेकिन ये गद्यांश आपके किताब से लिया गया है ना। पहले तो गद्यांश ऐसे कहीं एक बाहर से देगा, फिर एक पद्यांश देगा, मतलब कविता देगा बाहर से, अब ये गद्यांश किताब से लिया गया। देखिए क्या है, काशी संस्कृति की पाठशाला है, शास्त्रों का आनंद कानन के नाम, शास्त्रों में आनंद कानन के नाम से प्रतिष्ठित। काशी में कलाधर हनुमान व नृत्य विश्वनाथ है ना, वहां पर बालाजी मंदिर है, विश्वनाथ मंदिर है। काशी में बिस्मिल्लाह खां है, काशी में हजारों सालों का इतिहास है, जिसमें पंडित कंठे महाराज है, विद्यार्थी विद्याधरी है, बड़े रामदास जी हैं, मौजुद्दीन खान है, और इन रसियों से उपकृत होने वाला अपार जन समूह है। तो प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है, लखनवी अंदाज नहीं, नेताजी का चश्मा नहीं, बालगंज भगत नहीं, ये लिया गया है नौबत खाने विवादत से। किससे बेटा, नौबत खाने विवादत से लिया गया मेरे प्यारे बच्चे। आगे देखो, प्रस्तुत गद्यांश के लेखक का क्या नाम है, बताओ गुरुजी क्या हो जाएगा, प्रस्तुत गद्यांश के लेखक का क्या नाम है। तो देखो इसके जो लेखक है बेटा ना, यतीन्द्र मिश्र, बहुत यातनाएं दी जाएगी, जैसे नौबत खाना, मतलब समझ लो ऐसा बहुत दिक्कत वाला बात है ना, तो ट्रिक कैसे रखेंगे याद कि उसका लेखक का नाम, अरे यातनाएं दी जाएगी नौबत खाने में, तो यतीन्द्र मिश्र, इससे ट्रिक लगा लेना। काशी को किसकी पाठशाला
कहा गया है? तो काशी को आस्था की, संस्कृति की, परंपरा की, संस्कार की। तो अभी मैंने देखा कि काशी को संस्कृति की पाठशाला कही गई है ना। शास्त्रों में काशी किस नाम से प्रतिष्ठित है? तो शास्त्रों में काशी आनंद कानन, किससे बेटा? आनंद कानन नाम से प्रतिष्ठित, यानी 18 का बिल्कुल सी नंबर जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखो क्या है नेक्स्ट। फिर एक जैसे मतलब आप लोगों का सबसे पहले एक गद्यांश आएगा बाहर से, फिर एक पद्यांश आएगा बाहर से, मतलब कुछ भी देगा। उसके बाद कुछ ग्रामर पोर्शन रहेगा, फिर एक गद्यांश आएगा किताब से, फिर एक पद्यांश आएगा आपकी किताब से। देखो है ना। मुख्य गायक की आवाज चट्टान जैसी भारी के साथ देती हुआ आवाज सुंदर कमजोर कांपती हुई थी। वह मुख्य गायक का छोटा भाई हो या उसका शिष्य या पैदल चलकर सीखने आने वाला दूर का कोई रिश्तेदार। तो बताओ प्रस्तुत काव्यांश किस पाठ से लिया गया है ना। देखो कविता और कवि, ये जरूर याद रखना क्योंकि इससे प्रश्न 2 सवाल तो पक्का पूछ रहे हैं, है ना। समझ लो 2 नंबर पक्का होने वाले, सब कविता और कवि के नाम से या लेखक और पाठ और लेखक का नाम से। प्रस्तुत काव्यांश किस पाठ से लिया गया है? तो ये आपका पता है संगतकार, है ना। और संगतकार में क्या होता है? संगतकार में संगीत होता है, डम 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 डमरू बाजे। तो प्रस्तुत का पाठ के कवि कौन हो जाएंगे? डम 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 डमरू बाजे भैया मंगलेश डमराल, है ना। क्या हो जाएगा? मंगलेश डबराल हो जाएगा। क्लियर है। मुख्य गायक की आवाज कैसी थी? तो चट्टान जैसी भारी थी, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अच्छा संगीतकार मुख्य गायक का कौन हो सकता है? तो इसमें बताइएगा वो कोई छोटा भाई हो सकता है, शिष्य हो सकता है, या फिर कोई दूर से पैदल आने वाला कोई रिश्तेदार, यानी दूर का कोई रिश्तेदार। ऑप्शन में क्या हो जाएगा? डी, इनमें से सभी हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। क्लियर है। आगे देखो क्या बोल रहा है। आगे 23 नंबर क्या बोल रहा है कि अकेले सफर का वक्त काटने के लिए नवाब साहब ने क्या खरीदा था? कितना सिंपल क्वेश्चन है। क्या खरीदा था? खीरा, है ना। बहुत आसान क्वेश्चन है आप लोगों का। लेखिका और उनके बीच लेखिका और उनके पिता के बीच टकराव का क्या कारण था? तो लेखिका मन्नू भंडारी और उनके पिता के बीच वैचारिक टकराव था, यानी विचारों में भिन्नता थी। क्या बेटा? विचारों में भिन्नता, यानी ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। फादर बुल्के की चिंता, ये आप लोग का आउट ऑफ सिलेबस है, मतलब पहले पूछा था लेकिन ये इस बार नहीं पूछ सकता है, तो सुन लो फिर भी इसका आंसर। फादर कामिल बुल्के जो है ना हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखना चाहते। क्या? राष्ट्रभाषा के रूप में देखना चाहते थे। कन्यादान भी नहीं है, तो कन्यादान में किसका दुख प्रमाणिक बताया गया? तो माँ का दुख को प्रमाणिक बताया गया था, याद रख लेना, इसे इस सिलेबस में नहीं है। अब देखो परशुराम के क्रोध को किसने शांत करने का प्रयास किया? तो लक्ष्मण उनका क्रोध को और बढ़ा रहा था तर्क देकर, तो यहां पर श्री राम ने क्या? श्री राम ने उनका क्रोध को शांत करने को किया। क्या कहा कि हे जनक, ये शिव धनुष तोड़ने वाला तुम्हारा ही तो आपका ही कोई दास होगा, है ना। भोलानाथ और उसके साथियों द्वारा बिल में पानी डालने से क्या निकल आया? तो भैया बिल से सांप निकल आया, जिसे देखकर बच्चे डर गए और रोने लगे। जॉर्ज पंचम की लाट कहाँ स्थित थी? लाट की कहाँ से मतलब नाक कहाँ, जो स्टेचू है दिल्ली में है। ये आउट ऑफ सिलेबस आप लोग का सिलेबस नहीं था, अभी नहीं है, पहले था। बहुत छोटा कर देगा आप लोग सब्जेक्ट को, पता है वो हर एक सब्जेक्ट को। कटाव को हिंदुस्तान का क्या कहा जाता है? स्वर्ग, जन्नत, या फिर स्विट्जरलैंड, वरदान। तो स्विट्जरलैंड कहा जाता है ना। ये आप लोग का साना साना हाथ जोड़ी से आई थिंक है। और उसमें आप लोगों का ये पूछ सकता है कि जो लेखक है उसकी जीप का क्या किसकी तस्वीर लगी हुई थी? तो दलाई लामा की। उसका जो ड्राइवर उसका नाम क्या था? जितेन नार्गे, है ना। तो ये सब चीजें याद रखना। बाकी और अच्छे वीडियोस आप लोग अपलोड हो रहे हैं, उसको जरूर देखो। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे दूसरा में जल्दी, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।